हमारे बीच श्री हर्षवर्धन चौहान, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड आयुष पहुंच चुके हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मंच से। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी हमारे एडिटर श्री दीपक धीमान जी को कि वे मंच पे आएँ, और मैं साथ ही अपने स्पेशल गेस्ट जो कि आज के श्री हर्षवर्धन चौहान, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और आयुष के हैं, कि सर का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच यहाँ पहुँचे। मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियों के साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का जो है स्वागत किया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सर के पास मिनिस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और आयुष। और खुशी की बात यह है कि ये सारी ही इंडस्ट्रीज इस समय हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और लगातार सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार और बेहतरी इसमें लेकर आ रही है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी मेरे सहयोगी संदीप सिंह को कि वे मंच पर आएँ। उनके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी मनोज जोशी जी कि वे भी मंच पर पहुँचे। मनोज जोशी जी। आगे मैं बुलाना चाहूँगी हमारे इस पैनल में मिस्टर राज मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर राज मल्होत्रास IAS स्टडी ग्रुप। जोरदार तालियों के साथ हमारे इस पैनलिस्ट का स्वागत किया जाए। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर विशाल आनंद, फाउंडर एंड प्रो चांसलर शूलनी यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे इस पैनल की ओर। चौहान जी, पहले सवाल से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार में है। इंडस्ट्री मंत्रालय आपके पास है, आयुष मंत्रालय आपके पास है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो जग जाहिर है। काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो सरकार को फेस करने होंगे। एक साल के कार्यकाल में किस तरीके से देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ प्लान बन पाए हैं जो आने वाले सालों में देखने को मिल सकते हैं? अब उद्योग मंत्री होने के नाते हमने पिछले एक साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाए हैं। अभी कुछ दिन पहले वरुण बेवरेजेस जो है एक यूनिट है, बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने पेप्सी की जो बॉटलिंग इंडिया में करते हैं उन्होंने 265 करोड़ रुपए का इंदौरा में अभी बॉटलिंग प्लांट के फाउंडेशन स्टोन मुख्यमंत्री जी ने रखी है। इसी तरह से हमने बहुत सारे और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को हिमाचल प्रदेश में लाया है। हमारे हिमाचल में बल ड्रग पार्क 1923 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नेशनल प्रोजेक्ट है। मेडिसिनल डिवाइस पार्क नालागढ़ में बन रहा है, वो 350 करोड़ रुपए की लागत से है। तो ये इन दोनों प्रोजेक्ट्स में हमको कम से कम 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। तो हम इस ओर जो है वो कर रहे हैं। हम जो लैंड अवेलेबिलिटी जो है, हमारे पास लैंड बैंक नहीं है। हम हिमाचल में लैंड को जो है बहुत बड़े लेवल पे एकत्रित कर रहे हैं ताकि उद्योगपति आए, हम उसको ज़मीन दिखाएं और वो अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दे। जो फॉर्मेलिटीज़ है तो उसको भी हम जो है उसको लिबरलाइज कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं, और कि जो भी आएगा वो फटाफट उद्योग को लगाएगा। तो हमारी प्राथमिकता है हिमाचल प्रदेश में जो है इन्वेस्टमेंट आए। तो जब भी कभी नई सरकार बनती है तो जो भी उद्योगपति होते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि कोई ना कोई हमारे लिए नई पॉलिसी आए या नई इंडस्ट्री पॉलिसी आप लाने जा रहे हैं या लाएंगे, ताकि लोगों को लगे कि उनकी सहूलत के लिए कोई ना कोई और काम हो सके। नहीं, हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ की। हमने सबसे पहले तो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो 118 है, हमारा जो रेवेन्यू एक्ट है, जिसमें कि बाहर नॉन हिमाचली जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता और विदाउट, और वो से केवल परमिशन, सरकार की परमिशन से। एक बहुत लंबा और बड़ा जटिल प्रोसेस है। हिमाचल में इंडस्ट्रीज़ ना आना या इन्वेस्टमेंट ना आना, उसका एक बड़ा कारण ये है। मैंने कैबिनेट में भी, विधानसभा में इस बारे में चर्चा की और मैंने कहा इसको हमको हिमाचल प्रदेश के जो दरवाजे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे कानून है जो इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं, हमको उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा। 118 बहुत बड़ा एक वो है। और हम इन्वेस्टमेंट ब्यूरो भी बनाने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ब्यूरो हमारा एक ब्यूरो होगा, वो सभी जो NOCs हैं, चाहे पॉल्यूशन है, चाहे EC है, चाहे और लेबर के हैं, पॉल्यूशन के हैं, फायर के हैं, फॉरेस्ट के NOCs है, तो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरो, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो, कि वो NOCs कलेक्ट करेगा, टाइम बाउंड में करेगा। अगर
कोई उस टाइम बाउंड में नहीं करेगा तो वो डीम्ड जो है वो सैंक्शन वो समझी जाएगी। तो हम कर रहे हैं। हमने जो पिछले पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की और बड़े बड़े रोड शोज़ किए और उन्होंने कहा कि हम 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाए, मगर वो एक्चुअल 27,000 करोड़ की आई। और हमने वो 27,000 करोड़ रुपए की भी जो लोगों जिन्होंने इन हिमाचल में इंटरेस्ट शो किया या एस्टैब्लिश करना शुरू किया, हमने उनको बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाई, पावर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले, और हमने उनसे पूछा कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ एनओसी की ज़रूरत है, कहाँ आपका प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तो हमने उनको भी कोशिश की कि वो जो है उनके प्रोजेक्ट स्टार्ट हों और उनको जो है ईजी उनको काम करना आसान हो जाए। मल्होत्रा साहब, आपसे सवाल करूँगा कि आईएएस या आईपीएस की बात जब भी होती है तो लगता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही इसमें जाया जा सकता है, इसके लिए स्टडीज़ कर सकते हैं। क्या इसके लिए शुरू से ही जब हम कहते हैं प्राइमरी का सेगमेंट चलता है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ से कोई स्टडी हो सकती है? सरकार के मंत्री भी आपके पास बैठे हैं, कोई है? अगर ऐसा कोई प्लान है तो बताएं। सर, एक्चुअली अगर हम इसको प्राइमरी से सोचते हैं आईएएस के लिए, वो तो इनजस्टिस होगा। तैयारी तो इसकी आफ्टर 12th ही होनी चाहिए, पर क्या वो स्टूडेंट्स इसके लिए कैपेबल हैं या क्या उन स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर रोड मैप दिया जा सकता है? इसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के मेथड्स हैं जिनके थ्रू वी कैन डिटर्मिन, लाइक पहले वो मेडिकल एक्सप्लोर करें या नॉन मेडिकल एक्सप्लोर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के वापस आके भी आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आफ्टर 6th 7th क्लास वी शुड हैव सम काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग मैकेनिज्म्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होने चाहिए, जिनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को एक राइट डायरेक्शन दी जा सके। सोली यूनिवर्सिटी से अपने हमारे साथ विशाल नांदिया। आनंद साहब, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हर प्रकार की मदद करती है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। क्या जो आपकी यूनिवर्सिटी है या आपके जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, रूरल एरिया में जाकर के कोई गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं? कोई ऐसा प्लान है आपका? ज़रूर सर। शूली विश्वविद्यालय जब हमने स्थापित किया 2009 के अंदर, हमारा विजन ये था कि हमने हिमाचल में एक ग्लोबल स्केल की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे रिसर्च और लर्निंग बिल्कुल जैसे टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में होती है उसके स्तर पे हो, और वो विश्वविद्यालय गवर्नमेंट की हेल्प से हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। कसौली हिल्स में हमारा विश्वविद्यालय है, और हमारा फोकस पहले दिन से रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल के बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि हिमाचल के बच्चे अदरवाइज़ बाहर जाते थे जहाँ पे उनको काफ़ी कॉस्ट भी पड़ती थी, एक्सपोजर भी उतना नहीं मिलता था। लास्ट ईयर मुझे याद है, मैं एक रिव्यू ले रहा था अपनी टीम के साथ जब हमारा एडमिशन सीजन क्लोज हुआ, और मैंने उनको पूछा कि, तो वो बता रहे थे कि 26 स्टेट से बच्चे आए हैं, 90% वाले इतने आए हैं, 20 फॉरेन लोकेशन से हमारे पास बच्चे गए। तो मैं क्या एक सवाल पूछा कि रूरल हिमाचल का बच्चा कितना आया, तो देवर ब्लैंक फॉर 5 मिनट्स। सर, ओवरऑल 45% बच्चा हिमाचल से आया, पर रूरल से कितना आया? सर, विल गेट बैक टू यू द डेटा। तो मैंने उनको एक लक्ष्य दिया, मैंने कहा अगर शूलनी रूरल हिमाचल पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती तो शूलनी का होने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने रूरल रूथ के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो हमने एक स्कीम शुरू की जिसके अंदर हमने कहा कि पहले स्टडी किया जाए कितनी हमारी ग्राम पंचायत हैं। तो हमने देखा 3600 प्लस ग्राम पंचायत हैं। तो हमने कहा हर गांव से क्या हम एक शूलनी का बच्चा, एक शूलनी का एम्बेसडर तैयार कर सकते हैं? एक बच्चे की अगर हम लाइफ बदलते हैं, वो कल 100 बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनता है उस गांव से। और उसके बेस के ऊपर हमने एक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर हमें नेचुरली 3600 बच्चे को हम एक साल में अकोमोडेट नहीं कर सकते। हमने कहा पहले हम टॉप 100 स्टूडेंट्स को, जो उन 3600 पंचायत में से सपोज 2000 बच्चा एक साल पास आउट होता है, उसमें से जो टॉप 100 स्टूडेंट है उसको 1 लाख रुपीज़ पर स्टूडेंट की एक एनेबलमेंट देंगे, ताकि वो एक अच्छे संस्थान में आके पढ़ सके। तो वो हमने अगले 10 साल अगर हम करते हैं तो 2000 लाइफ्स को हम टच कर पाएंगे। जिस तरीके से अभी शीतकालीन सत्र धर्मशाला में हुआ, वहाँ पर भी जो है विधायक के द्वारा एक इनोवेटिव आइडिया डिस्कस किया गया, जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रदेश में डेवलप करने की बात जो है विधायक द्वारा कही गई थी। किस तरीके से सर आप इस आइडिया को देखते हैं? और जाहिर तौर पर सर भी कुछ इसी तरीके से जो है अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि हिमाचल में पढ़ने वाले बच्चों को विदेशों में जो है वो स्टडी करने का मौका मिले और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी हिमाचल में पढ़ने का मौका मिले, तो उसके तहत कुछ इस सेक्टर पर काम करने का कोई प्लान? अब हमको एजुकेशन का लेवल को अगर करना है तो हमको प्राइवेट सेक्टर को इसको
इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अब बात आपकी ठीक है, मैं खुद भी व्हेन आई वाज एमएलए 20 इयर्स बैक, जब ये कंसेप्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आया हिमाचल में और विधानसभा में जब भी बिल आते थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के, मैं हमेशा अपोज करता था कि हम जो है शिक्षाकरण जो है प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की है, और हमारे जो बच्चे हैं वो दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जा कर के जाते थे, मगर आज क्वालिटी एजुकेशन और PhDs और अच्छे अच्छे जो रिसर्च वर्क है वो हिमाचल प्रदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। आपकी बात ठीक है कि जो हमारे नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी हमको और इनवाइट करने की ज़रूरत है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अगर हिमाचल प्रदेश में आती है तो स्वागत है। हम उनको इन टर्म्स ऑफ लैंड है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन टर्म्स ऑफ और चीज़ों में विल हेल्प देम। तो आई कैन अश्योर देम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दैट हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अनंत जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हर जगह चलती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत से काम हो सकते हैं। क्या आपकी शूलिनी यूनिवर्सिटी इसमें भी कुछ काम कर रही है? सर, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लोग मुझसे पूछते हैं कि थ्रेट है कि अपॉर्चुनिटी है, तो मैं कहता हूं कि आप अगर 1880 में वापस जाएं, एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग शुरू किया और बिजली हमारे घरों तक और हमारे फैक्ट्रीज तक पहुंची, और कई लोगों ने कहा कि ये तो बहुत डेंजरस है क्योंकि इसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लोगों की डेथ हो सकती है। वही सिचुएशन आज AI का है। AI का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। AI हर जगह आएगा और बहुत पेस से आएगा, और अगले 5 साल में जितने भी हम काम कर रहे हैं या जिस भी तरीके से कर रहे हैं वो एक मेजर परिवर्तन उनके अंदर आएगा। अब उसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन है कि हम वेट करें और देखें कि फ्यूचर क्या कहता है और उसके बाद अडेप्ट करें। दूसरा है कि हम कहें विल बी फर्स्ट अडेप्टर्स और अर्ली अडेप्टर्स। और एक शूलिनी यूनिवर्सिटी में हमारा जो प्रबंधन है उनका एक विजन है कि हिमाचल के हर बच्चे को AI से हमने परिचित कराना है इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। इसके लिए हम बहुत एक मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अप्रैल के अंदर हम एक अभी हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वन ऑफ इट्स काइंड पूरे नॉर्थन इंडिया के अंदर होगा, एंड वी आर गेटिंग इंडस्ट्री पार्टनर्स टू पार्टनर विद इट। हाँ, मेन ऑब्जेक्टिव उसका AI रिसर्च, AI एनेबलमेंट और हायर एजुकेशन होगा। पर मैंने अपनी टीम को एक ये लक्ष्य दिया है कि क्यों ना हम 7 डे, 14 डे, 30 डे ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रिपेयर करें जो ऑलमोस्ट एट जीरो कॉस्ट अवेलेबल हो हिमाचल के हर बच्चे को, हर नागरिक को। सिर्फ बच्चे को क्यों, आज की डेट में मैं भी एक कोर्स कर रहा हूँ, उसमें 28 दिन में 28 AI टेक्निक सीखने का कोर्स है, MIT यूनिवर्सिटी का कोर्स है, बिकॉज हम सबको अपडेट होने की जरूरत है। अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसा स्टेट बनते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडेप्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है, हर किसी के साथ होती है, तो आई एम श्योर जो विजन हमारी आज गवर्नमेंट ने रखी है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रखी है कि 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 में वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री, दैट विल बी टोटली पॉसिबल। और जो भी उसमें हम सहयोग गवर्नमेंट के साथ कर सकें, जॉइंट प्रोग्राम्स कर सकें, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प सर देयर टू एनेबल AI एज द फर्स्ट, जिसको कहते हैं फर्स्ट AI एनेबल्ड स्टेट ऑफ द कंट्री। दैट इज आवर विजन। राज मल्होत्रा जी, जैसे पिछले 1 दशक की बात करें हम, IAS IPS हमारे रीजन में कम हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप तो प्रयास कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई प्रयास होना चाहिए इसको लेकर के कि हमारे IAS ऑफिस की संख्या बढ़े हमारे एरिया की? सर, यूजुअली गवर्नमेंट्स रिलेटेड स्कीम्स काफ़ी आती रहती हैं, एंड आई सपोज हर स्टेट ने ऐसी कुछ स्कीम्स बनाई हैं, बट वहाँ पर यूजुअली अब जैसे दिल्ली में भी हुआ था, उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप किया, बिकॉज जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं वो UPSC की जो नीड्स हैं उनको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, एंड विद ड्यू रिगार्ड दे ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पर फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द प्रोफेशनल कोचिंग हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल। तो उसके लिए जैसे बाकी स्टेट्स ने भी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से टाई अप कर रहे हैं, इसी तरह से बाकी स्टेट्स भी अब शुरू कर रही हैं, तेलंगाना ने भी किया है पिछले टाइम में। So yes, state can come forward, come up with some schemes where they can sponsor some students for coaching. तो उससे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा और स्टेट को भी। चौहान जी, अगले सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में ग्रो कर रही है, विजन किस तरीके से सरकार का है वो आपने रखा, स्किल्ड एम्प्लॉय की कमी आज भी खलती है। आप किस तरीके से समझते हैं कि ये कितना सीरियस इशू है और इस पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या डायरेक्शंस पास ऑन की गई हैं आपकी तरफ से? देखो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है,
क्योंकि हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश में यूजुअली लोग +2 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत लोग कम जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 80% रूरल पॉपुलेशन है और कॉलेजेस मैक्सिमम आउट ऑफ 115 कॉलेजेस हैं हिमाचल में, डिग्री कॉलेजेस, वो ग्रेजुएशन ही करते हैं बच्चे। अब हम खुद भी इंडस्ट्री में देखते हैं, हम इंडस्ट्री में बात करते हैं कि 80% हिमाचली को रोज़गार देने की बात करते हैं, और कुछ फैक्ट्रीज़ में 80% है भी, मगर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में नहीं है, क्योंकि वो जिस टाइप का कैलिबर और जिस टाइप का जो है प्रोफेशनल टच और डिग्री वो चाहिए वो नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो जैसे ITI इलेक्ट्रिकल है, ITI मैकेनिकल है, उस लेवल वाले ही कर पाते हैं, तो बहुत कमी है। अब हमको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलीटेक्निक है, हमारे ITIs है, उसमें भी हमको अपने जो पैटर्न है और जो लर्निंग का सिस्टम है उसको हमको चेंज करने की ज़रूरत है। अब वो हम पुराने स्टिचिंग है, सिलाई कढ़ाई है और उसी पे लगे हुए, मगर अभी मुख्यमंत्री जी ने हाल में बहुत सारे ट्रेड्स चेंज किए हैं और बहुत सारे ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और IT से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको चेंज करके किया है ताकि हम एक मैन पावर हिमाचल प्रदेश में जो है आने वाले समय में मैन पावर खड़ी कर सके। ये बात ठीक है कि हमें कमी है इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम जब इंडस्ट्री के लोगों को हम इसे 80% के लिए प्रेशराइज करते हैं कि 80% करो, तो वो कहते हैं अवेलेबिलिटी नहीं है और इसीलिए बाहर से लोग आते हैं। अब कुछ फैक्ट्रीज़ तो ऐसी है, जैसे हमारे फर्नेस इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसमें हिमाचल के लोग नहीं काम करते हैं, वो बाहर से ही आते हैं, UP है, बिहार है, बाहर से लोग आकर के काम करते हैं, तो ये तो दिक्कत है हमको उस हिसाब से। बाकी फार्मास्यूटिकल यूनिट है, इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट हब है फार्मास्यूटिकल का वो बद्दी बरूटी वाला नालागढ़ में है और इंडिया का 60% वो है। तो हमारे पास जैसे अभी सलोनी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने B फार्मा की, M फार्मा की, और मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का कम से कम 8 से 10 हज़ार बच्चा इस सेक्टर का B फार्मा और फार्मा सेक्टर का बच्चा हमारा एडजस्ट है। शायद मुझे लगता कोई भी बेरोज़गार नहीं है, तो क्योंकि हमने पिछले 10-15 साल में ये B फार्मा और ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ कई जगह शुरू किए थे और विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में हमने किए थे, तो इसकी तो हमको ज़रूरत है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि बहुत सी जगह पे जो स्किल्ड लेबर है उसकी ज़रूरत होती है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल रही हैं तो खोले हैं, क्या ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी ग्रामीण एरिया में या कहीं और खोलने की तैयारी कर रही है या पहले किए हैं? स्किल यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया रहता है और अभी तक अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, इवन द नेशनल मिशन, स्टेट मिशन जो था, स्किल को सेकेंडरी लेवल पे देखा जाता था और उसमें कहा जाता था कि स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, अलग इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं मिला जितना रिसोर्स और फंड्स उसके ऊपर इन्वेस्ट हुए नेशनल लेवल पे। तो अभी लास्ट मंथ हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको थॉट कहा कि विश्वविद्यालयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है स्किल्स, वाई शुड स्किल्स ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। तो इस विजन को फॉरवर्ड लेते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी में भी हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनिशिएट कर रहे हैं। द स्किल डेवलपमेंट सेंटर का जो थॉट प्रोसेस रहेगा कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, 15 डे to 30 डे प्रोग्राम्स एट सर्कुलेशन, सो दैट वी कैन इम्पैक्ट मैक्सिमम लाइफ, सबसे ज़्यादा जिंदगियों को हम इम्पैक्ट कर सके ओवर अ 12-month पीरियड। तो होपफुली बाय द नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा डेवलपमेंट सेंटर रेडी हो जाएगा और उसमें जो स्किल्स जैसे सर ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री को समझना। हमारी आज की डेट में स्ट्रेंथ जो है, 2 पिलर्स के ऊपर इंडस्ट्री खड़ी है, एक टूरिज्म है, एक फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल में हम एशिया में वर्ल्ड ओवर नोन है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के लिए, और दूसरा हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री है जो हमारा ट्रेडिशनली एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है। इन 2 इंडस्ट्रीज़ में हमारा खास फोकस रहेगा और इसके लिए हम मैन पावर को एब्सोल्युटली एट द रेट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री प्रिपेयर करेंगे इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ। मल्होत्रा साहब, IAS IPS की बात करते हैं हम, तो उसमें है कि गवर्नमेंट +2 के बाद आप करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं, +2 के बाद जो वहाँ से निकलते हैं, तो गवर्नमेंट जो है क्या कोई ऐसा सिलेबस वहाँ पे भी शुरू कर सकती है स्कूलों में +2 के लेवल पे कि जो बाद में उसको किसी की तरह को कि IAS या IPS के कोई कंपटीशन देना है उसके लिए उसको मदद मिल सके या उसके लिए उसको नॉलेज मिल सके? सर, आई सपोज स्कूल्स के बाद कॉलेजेस में तो ऑलरेडी ऐसे कोर्सेज हैं एंड द मेन थिंग दैट इज़ मिसिंग, वो बच्चों में करंट अफेयर्स को लेके जो एक रुझान होता है वो बहुत ही मिसिंग है। उसके लिए ओरिएंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ IAS IPS के लिए नहीं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग इन एनी स्टेट एंड एवरी स्टेट।
कहीं पर भी स्कूल कॉलेज लेवल पर बच्चों को करंट अफेयर से जोड़ने के लिए कोई खास एफर्ट्स ही नहीं हो रहे हैं। सो दिस शुड बी द चेंज दैट वी शुड ऑल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, ताकि बच्चे शुरू से ही न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, एंड दे शुड बी अवेयर अबाउट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। उनकी नॉलेज बहुत शैलो रह जाती है सिर्फ बुकिश, दैट देन टेक अ लॉट ऑफ टास्क ऑन देम व्हेन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर MBA की बात भी करें, उसके लिए भी करंट अफेयर्स के साथ अपडेट होना, जब आपका ग्रुप डिस्कशंस हैं उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज लाइक गिविंग स्ट्रेस ऑन दीज करंट अफेयर्स इन स्कूल और कॉलेजेस, सो दैट इज मिसिंग। चौहान जी, हिमाचल की जनता से जुड़ा ये सवाल है, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में जब आपदा का एक दौर हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों में लोगों ने देखा, नुकसान बहुत हुआ लोगों का। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जैसा आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 2 बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं। हिमाचल में जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन हिमाचल के लोगों को ही सीमेंट जो है वो महंगा मिल रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हिमाचल की जनता कि क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी ताकि लोगों को जो है हिमाचल में ही सीमेंट सस्ता मिले? देखो, ये बात आपकी ठीक है। ये बहुत लंबे अरसे से ये इशू चला हुआ है, पिछले 10 सालों से, कि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में वो सीमेंट सस्ता है, हिमाचल में जहाँ पैदा करते वो महंगा है। और हमने इंडस्ट्री वालों से, फैक्ट्री वालों से बात भी की है। उनका मानना ये है क्योंकि जो प्लेन्स को जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम है। अब अगर कोई दारला घाट से जो है वो सीमेंट जा रहा है, किन्नौर जा रहा है, तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ अराउंड अबाउट 35-40,000, 30-35 हज़ार रुपये। तो वो पर बैग जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अब वही चीज़ अगर मान लो दारला घाट से पंजाब को जा रहा है या हरियाणा को जा रहा है या जा रहा है, वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो कम है। अब वो तो फैक्ट है। मगर जो हमारे रिमोट एरियाज़ में, इंटीरियर में, मान लो लाहौल स्पीति है, मंडी के है, सिरमौर है, तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हाई, मगर इतनी हाई भी नहीं है जितनी ये कोट करते फैक्ट्री के लोग कोट करते। ये बात ठीक है। अब इस इशू को भी मैंने, मुख्यमंत्री जी ने भी पर्सनल लेवल पे फैक्ट्री वालों को कहा है और इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप जो है एट पार जो है ज्वाइनिंग स्टेट्स के साथ है उसको एट पार करो। मगर अब इस इशू को हम जो है इसको टेकअप करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं।